Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our unit 3rd chapter drug used in congestive heart failure। मीन्स कि इस चैप्टर के अंदर हम उन ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी CHF के ट्रीटमेंट के लिए और उसके क्योर के लिए यूज़ की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू द चैप्टर। सो व्हाट इज CHF कि होता क्या है CHF, सबसे पहले हम ये समझेंगे। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दैट इज CHF अकर्स व्हेन द कार्डियक आउटपुट इज इनएडिक्वेट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द हार्ट। मीन्स कि CHF वो कंडीशन है जब जो कार्डियक आउटपुट है हमारा हार्ट का वो इतना नहीं हो पाता कि हार्ट की जो मेटाबॉलिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल कर सकें। देखिए, अब हमारा जो हार्ट है उसका बेसिक फंक्शन होता है ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड की सप्लाई करना। और ब्लड के अंदर वो बेसिकली क्या लेके जा रहा होता है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा रहा होता है। इसीलिए हमने ब्लड को हम डिवाइड करते हैं हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो जब हमारा जो हार्ट है वो हमारे हार्ट को भी सप्लाई करेगा ब्लड और ऑर्गन्स को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब वो हार्ट की मेटाबॉलिक जो नीड्स हैं उनको नहीं फुलफ़िल कर पाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं CHF और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। द वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन में बी द प्राइमरी सिस्टोलिक फिल। अब जो CHF की कंडीशन होती है इसके लिए जो प्राइमरी कोज है वो है वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉफी। अब वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है कि हमारी जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स जो हैं उनका मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि एक साइड से तो पूरे ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई करना और एक साइड से लंग्स में जाता है ब्लड, ठीक है, प्यूरिफाई होने के लिए। तो जब वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉफी होती है यानी कि जो वेंट्रिकल्स है वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, उनमें सिस्टोलिक जो फंक्शन है उनका, सिस्टोलिक मीन्स कि जब वो सिस्टोल होकर के कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, उसको सेंड करते हैं। तो जब ये फंक्शन उनका अनअप्रोप्रिएट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, CHF अकर होता है। जैसे कि अगर आप डायग्राम में देखेंगे कि पहला बताया है डायस्टोल की कंडीशन जिसमें जो हार्ट होती है वो स्टिफ और उसका थिक चैम्बर्स होते हैं, और स्टिफ होने की वजह से, थिक होने की वजह से हार्ट जो है वो फिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो स्टिफ है। तो अभी उसके जो चैम्बर्स हैं वो इस फेज में है कि हार्ट जो है वो फिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सेकेंड है सिस्टोल की कंडीशन जिसमें हार्ट जो है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसकी जो फिल्म्स हैं वो थिन हो जाती है, थिन फिल्म्स हो जाती है, और इसमें ये फिल तो हो सकता है लेकिन इस कंडीशन में जो हार्ट है वो पंप नहीं हो सकता। और जब पंप नहीं होगा तो जो ब्लड है वो कहाँ नहीं जाएगा, ऑर्गन्स में नहीं जाएगा। तो इस तरीके जो कंडीशंस हैं वो कहलाती है वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आइदर वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो पा रहे हैं और सेकेंडली वो पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, जो नीड है हार्ट की, मसल्स की और बॉडी पार्ट्स की वो फुलफिल नहीं हो पाएगी और इस कंडीशन को बोलेंगे CHF। इनएडिक्वेट फोर्स डीने टू इंजेक्ट ब्लड नॉर्मली एज इन इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। मीन्स कि जो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, इस्चीमिया की कंडीशन होती है, और इस्चीमिया की कंडीशन का मतलब है कि पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है उतनी वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है और इस वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कंडीशन को बोलते हैं इस्चीमिया। तो ये किस वजह से हुए, इनएडिक्वेट फोर्स की वजह से, जिस वो फोर्स जो रिक्वायर्ड है ब्लड को पर्टिकुलर हार्ट तक सप्लाई करने के लिए, उस फोर्स की कमी की वजह से फोर्स जो ब्लड है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में हार्ट को सप्लाई होता है और इस कंडीशन को इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ भी बोल सकते हैं। और इट मे बी डायस्टोलिक एडिक्वेट
relaxation to permit normal filling because of hypertrophy और stiffness of the myocardium। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि डायस्टोलिक इनएडिक्वेट की वजह से भी, या डिक्वेट बोल सकते हैं इसे, तो उसकी वजह से भी जो हार्ट की वेंट्रिकल्स हैं वो इस रिलैक्स फेज में हैं कि वो नॉर्मल फीलिंग को तो अलाउड कर रहे हैं, उसको तो परमिट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाइपरट्रॉफी। उसमें क्या कंडीशन है इसके लिए? हाइपरट्रॉफी की वजह से या स्टिफनेस की वजह से मायोकार्डियम की, वो फीलिंग तो अलाउड कर रहे हैं लेकिन पंपिंग अलाउड नहीं कर रहे हैं। अगर हम इन शॉर्ट टर्म बात करें CHF के लिए, तो CHF बेसिकली क्या है कि जो नीड्स हैं ऑक्सीजन की, ब्लड की, हार्ट को, वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो पा रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रही है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन? इसके दो रीज़न हम यहाँ डायग्राम से ही समझ सकते हैं। कि पहला रीज़न कि वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से जो सिस्टोल है वो प्रॉपरली फिलिंग नहीं हो पा रही है उनकी। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी प्रॉपरली फिलिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि वो स्टिफ हो गए हैं, उनके चैम्बर्स थिक हो गए हैं। और सेकेंडली रीज़न हो सकता है कि वो इतने स्ट्रेच हो गए हैं, उनकी मेमोरी इतनी थिन हो गई है कि उनकी फिलिंग तो हो पा रही है लेकिन वो पंप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो एक प्रॉपर फोर्स के साथ इजेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह से भी जो कंडीशन कोज हो रही है वो इस्चीमिया की कोज हो रही है हार्ट की सेल्स में। तो ओवरऑल दोनों ही रीजंस की वजह से जो सप्लाई है ब्लड की वो नहीं हो पाएगी और कंडीशन जो कॉज होगी उसे बोलेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे समझ में आता है हमें कि CHF क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है कि CHF जब हुआ है तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि CHF की कंडीशन आई है। सो द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ CHF इंक्लूड आर ट्रैकीकार्डिया। मीन्स कि हम यहाँ सिम्टम्स देख रहे हैं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने भी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ CHF जो हैं वो कॉमन सिम्टम्स रखते हैं, जिनमें सिम्टम्स में पहला है ट्रैकीकार्डिया, यानी कि हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसे समझें तो हार्ट की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन हार्ट को तो चाहिए ना अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा ताकि हार्ट की नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं ट्रैकीकार्डिया, यानी कि जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाएगी। सेकंड, डिक्रीज एक्सरसाइज टोलरेंस। मीन्स कि एक्सरसाइज जो है वो आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि एक्सरसाइज की कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है और हार्ट जो है वो ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है उसको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बाय द पहले तो एटमॉस्फेयर अंदर ले और फिर उसको हार्ट को सप्लाई करे, बॉडी को सप्लाई करे। एक्सरसाइज का मेन पर्पस क्या है? मोर एफिकेसी, मोर एफिशिएंसी ऑफ हार्ट टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स, है ना। तो वो जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड है पेरिफेरल एंड पल्मोनरी एडीमा। तो आप नेक्स्ट सिम्टम देखेंगे कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में और पल्मोनरी टिश्यूज़ में एडीमा हो जाएगा। एंड कार्डियोमेगैली, दैट मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है कार्डियोमेगैली के केस में। देन द डिक्रीज एक्सरसाइज टोलरेंस एंड इजी फैटिगेबिलिटी आर ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब हमने कहा कि CHF में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो टॉलरेंस है वो डिक्रीज हो जाता है और इंसान जो है, जो पेशेंट है, वो जल्दी थक जाता है, उसमें इजीली फटीग हो जाती है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया कि इसके सिम्टम्स में है डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, और ये किसकी वजह से हुआ है? कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज हो जाने की वजह से। वाइल अदर मैनिफेस्टेशन आर ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म। बाकी जो और अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे कि हमने कहा ट्रैकीकार्डिया, क्योंकि नीड्स नहीं फुलफिल हो रही है तो इसलिए वो क्या करेगा, हमारी बॉडी जो है उसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म अप्लाई करेगी कि वो जो हार्ट बीट है उसे बढ़ा देगी, जो फ्रिक्वेंसी है
पंपिंग की उसे बढ़ा देगी। देन सिम्टम्स ऑफ CHF आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज पर ऑफ क्लासेस। अब अगर हम CHF के सिम्टम्स का क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। सो इसे हम यहाँ बाय द क्लास एक्सप्लेन कर रहे हैं कि CHF को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है। तो CHF जो है उसकी 4 क्लासेस होती है। पहली है क्लास 1 जिसमें जो स्टेज है वो कैसी है, माइल्ड। सेकेंड है क्लास 2 जिसमें स्टेज कैसी है, माइल्ड। एंड थर्ड है क्लास 3 जिसमें स्टेज कैसी है, मॉडरेट। और फोर्थ है क्लास 4 जिसमें कंडीशन कैसी है, सीवियर। अब माइल्ड कंडीशंस में क्या होता है, सबसे पहले नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, एंड कैन परफॉर्म ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ विदाउट एनी लिमिटेशंस। मीन्स कि क्योंकि ये बहुत माइल्ड है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप इसमें जैसे नॉर्मली विदाउट किसी लिमिटेशन के नॉर्मली जैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो और कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। सेकेंड जो कंडीशन है वो माइल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा अपर लेवल पे है, पर ये भी माइल्ड ही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी माइल्ड लेवल पे के होते हैं, काफ़ी नॉर्मल लेवल के होते हैं, जैसे कि ओकेजनल स्वेटिंग, यानी कि कभी कभी जब आप काम कर रहे हो तो स्वेटिंग होने लग जाती है, पसीना आ जाता है। समवॉट लिमिटेड इन एबिलिटी टू एक्सरसाइज और डूइंग अदर स्ट्रेसियस एक्टिविटी, मीन्स की लेकिन थोड़ा सा जो आपकी एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी है, एक्सरसाइजिंग एबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी, और जो अदर स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं वो भी लिमिटेड हो जाएगी, वो आप इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देन आती है क्लास 3 जिसमें मॉडरेटली स्टेज होती है ये, इसमें जो है नोटिसेबल लिमिटेशंस होती हैं, ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो आप नोटिस कर सकते हो, उनको देख सकते हो। इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज और पार्टिसिपेट इट माइंडली स्ट्रेसियस एक्टिविटी कंफर्टेबल ओनली एट रेस्ट, मीन्स कि इसमें जो है आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्ट्रेसनियस एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाएंगे, सिर्फ आप रेस्टिंग फेज में ही कंफर्टेबल रहेंगे। फोर्थ स्टेज आती है सीवियर फेज, जिसमें क्या होता है, अनेबल इन डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट, सम हार्ट फेलियर सिम्टम्स इटरेट्स, मीन्स कि पहली बात तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकते, उसमें तो आप अनेबल हो जाओगे और उसमें आपको हमेशा डिस्कम्फर्ट होएगा ही होएगा। लेकिन रेस्टिंग फेज में भी आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे कि आप बैठे बैठे ही थक रहे हो, बैठे बैठे ही हाफ रहे हो, तो इस तरीके भी सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। तो हमने सिम्टम्स के बिहाफ पे यहाँ 4 क्लासेस में CHF को डिस्क्राइब किया। देन नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम ये कह रहे हैं कि CHF की जो कंडीशन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है, इसमें हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली सिस्टोलिक एक्शन उसमें परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा हार्ट कैसे सिस्टोल करता है, उसकी कैसे क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो सिस्टोलिक एक्शन परफॉर्म करता है, तभी तो हम उसके रिलेटेड डिजीज़ के रिलेटेड ड्रग्स जो है वो डेवलप करेंगे, ताकि जो मैकेनिज़्म के थ्रू वो एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है हम उस रीज़न को, उस कोज को क्योर कर देंगे, तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, या तो आप उससे जो अफेक्ट हो रहा है उसे रिमूव कर दीजिए, जैसे अगर सिर दर्द हो रहा है तो आपने सिर दर्द की मेडिसिन ले ली और सिर दर्द ठीक हो गया। और सेकंड कि आप ये समझेंगे कि सिर दर्द बेसिकली हो क्यों रहा है और आप उसकी जड़ तक जा कर के उसको ट्रीट करेंगे, उसको क्योर करेंगे। तो एक तो सुपरफिशियली काम किया जा सकता है और एक अंदर तक काम किया जा सकता है। तो हमें ये भी देखना है कि कौन सी कंडीशन है और किस में हमें एकदम डीप लेवल पे जाके उसकी क्योर्स जो कोज है उसे क्योर करना है। तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ये होता कैसे है, तभी हम उसको उसी पहले वाली स्टेज पे लेके आ पाएंगे। सो स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इन कार्डियक सार्कोनोमास टर्न्स सिस्टोल।
resulting from the interaction of calcium with actin, troponin, tropomyosin symptoms. Therefore, the contraction of cardiac muscles is directly related to the concentration of the free systolic calcium. Means कि जो हार्ट की मसल्स हैं, रेडियल मसल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। किस वजह से? एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं कार्डियक सार्कोमा में, उनके मूवमेंट की वजह से। ये आपने स्टडी भी किया होगा कि एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं, तब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। अब ये कैसे होता है? तो जो कैल्शियम है वो एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो सिस्टम है उसके साथ इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन में मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम, यानी कि जितना फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम अवेलेबल होगा, उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, उतना ही ज़्यादा जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। मीन्स कि जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा वो उतना ज़्यादा ही एक्टिन, ट्रोपोनिन जो मायोसिन सिस्टम है उससे जाके बाइंड होगा और उतना ही ज़्यादा जो मूवमेंट होगा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो परफॉर्म करता है। दिस एक्टिवेटर कैल्शियम कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज। अब हमने कहा कि अगर हमने यहाँ पे इसको बोल दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्री कैल्शियम पे। अब ये कैल्शियम आएगा कहाँ से? हमने कहा ये दो सोर्सेज से आएगा। फर्स्ट, फ्रॉम आउटसाइड द सेल्स एंटर ड्यूरिंग द प्लेटो फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। पहला तो ये आ सकता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू। प्लेटो फेज जो होती है, हमने स्टेजेस देखी है डिफरेंट सिस्टोल डायस्टोल की, उसमें एक प्लेटो फेज आती है ग्राफ में। कुछ इस तरीके से का ग्राफ हमने देखा है, जिसके अंदर पहले तो एकदम बहुत हाई पीक पे जाता है, -30 वोल्ट तक चला जाता है उसका वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, एंड देन एक स्टेबल फेज तक आता है 0 MV तक, और फिर थोड़ी देर तक उसकी प्लेटो फेज चलती है और फिर रीपोलराइजेशन होता है। तो इस तरीके की फेजेस आती है, जिसमें एक प्लेटो फेज आती है जिसके टाइम पीरियड पे क्या होता है? कैल्शियम जो होता है वो बाहर से, सेल के बाहर से एंटर करता है कैल्शियम चैनल, वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं उनके थ्रू, और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अब रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज SR, which depend on the amount stored in the SR and the amount trigger calcium that enter in the cell। मीन्स कि पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा सोर्स है हमारा कि कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, SR से आ रहा है, जो हमारे सेल्स में पहले से ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड है, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना कैल्शियम स्टोर है, और दूसरा कि कितना ट्रिगर किया गया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल के थ्रू, जिससे कि वो कैल्शियम को रिलीज करेगा, उसको बाहर लाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो सोर्सेज हैं कैल्शियम के। पहला सेल के बाहर प्लेटो फेज के टाइम पे अंदर आता है, और दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के अंदर के ऑर्गन से रिलीज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हम फिजियोलॉजी समझेंगे कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये हमारे कैल्शियम चैनल हैं, कैल्शियम गेटेड चैनल हैं। अब द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेल्युलर सोडियम इंक्रीजेज एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिक्रीजेज। मीन्स कि जब अंदर कैल्शियम, यहाँ पे अगर आप इससे समझें तो जब सोडियम अंदर आता है तो कैल्शियम बाहर जाता है, ठीक है। तो जब सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो इंट्रासोल्युलर में ज़्यादा हो जाएगी, तो सोडियम को अंदर नहीं आने देगा, तो कैल्शियम जो है वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ रहेगा? बेसिकली सेल्स में ही रहेगा। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है
फ्री कैल्शियम की वो बढ़ जाएगी, और फ्री कैल्शियम कहाँ पे जाके जाएगा, मायोफाइब्रिल्स में जाएगा, और क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाएगा। सेकेंड, इंक्रीज सोडियम, डिक्रीज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फ्री sodium calcium exchange, so there is decrease extrusion of calcium into the intracellular space। मीन्स कि हमने यहाँ ये समझ रहे हैं कि दो चैनल्स हैं, पहला है सोडियम कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम। अब ये जो सोडियम पोटेशियम है ये तो बैलेंस किया जाता है सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप के थ्रू, और इसके थ्रू क्या होता है, सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। तो इस तरीके से सोडियम का जो है वो एक मेंटेनेंस चल रहा होता है। लेकिन एक कंडीशन है, जब सोडियम जो है वो अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम का जो आउटफ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा, कैल्शियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्री कैल्शियम ज़्यादा हो गया। दूसरा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है कैल्शियम बाहर आएगा और उससे भी कैल्शियम का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, ये मायोफाइब्रिल्स पे जाके जुड़ेंगे और क्या करवाएंगे, एक्टिन मायोसिन जो फाइब्रिल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, CHF की जो कंडीशन है उसमें हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम, और जब प्रॉपरली नहीं एक्ट कर पाता है ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स तो जो कंडीशन आती है वो होती है CHF। नेक्स्ट आती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक परफॉर्मेंस। मीन्स कि अभी हमने देखी हार्ट की फिजियोलॉजी, अब हम हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें जो हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी है वो अफेक्ट हो रही हैं। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ 4 प्राइमरी फैक्टर्स, 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से जो कार्डियक परफॉर्मेंस है, कार्डियक पैथोफिजियोलॉजी है वो अफेक्ट होती हैं। तो इसके अंदर पहला फंक्शन है प्रीलोड। प्रीलोड क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट fill ventricles in diastole. When it is increased, it causes overfilling of heart, which creases the overload। मीन्स कि सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है ब्लड का वो डायस्टोल की कंडीशन में वेंट्रिकल्स में फिल होता है, और जब ये इंक्रीज होता है यानी कि ये कंडीशन होती ही जाती है, हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है वो भरते ही जाते हैं भरते ही जाते हैं, तो हार्ट की क्या हो जाती है, ओवर फिलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है, वर्कलोड। एंड स्टार्लिंग लो सेज दैट विथ डिग्री ऑफ मायोकार्डियल स्ट्रेंथ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर rhythmic, that is stroke volume 5 liter or cardiac output is plotted as function ventricular filling pressure, that is preload, then the resulting curve is called great ventricular function curve। मीन्स कि स्टार्लिंग लो स्टेट कहता है कि जब जो मायोकार्डियल स्ट्रेंथ की डिग्री है कि कितना मायोकार्डियल सेल्स जो हैं किस डिग्री के साथ वो स्ट्रेच हो रहे हैं, जब वेंट्रिकुलर्स जो हैं हमारे वो फिल हो रहे होते हैं उस स्ट्रोक वॉल्यूम 5 लीटर से, या कार्डियक आउटपुट बोल सकते हैं हम उससे, तो उसे प्लॉट किया जाता है एज फंक्शनल वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर और प्रीलोड। देन जो इसके साथ कर्व बनेगा उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व। मीन्स कि हमारे जो वेंट्रिकुलर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम को और कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ, डिग्री के साथ, स्ट्रेंथ के साथ क्या करते हैं, फिल करते हैं वेंट्रिकल्स में, और वहाँ से वेंट्रिकल्स के थ्रू जो है उसको फोर्सफुली ऑर्गन्स में और लंग्स में सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फोर्स एंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए जो हम कर्व प्लॉट करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रीलोड बोला जाता है, और इससे जो कर्व बनेगा उसे बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व। और इसमें जो प्रेशर अप्लाई होगा जिससे कि वेंट्रिकुलर्स की फिलिंग को शो किया जा रहा है उसे बोलते हैं प्रीलोड। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स।
सेकंड आता है हमारा आफ्टर लोड। प्री लोड में क्या है, कैसे वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं। आफ्टर लोड में रेजिस्टेंस कि किस से वो पंप होंगे। सो द सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द हार्ट मस्ट पंप द ब्लड। मीन्स कि जो हार्ट से पंप होता है ब्लड, उसके लिए पहला फैक्टर है कि कितना फिल है ब्लड, और दूसरा कि जो वेंट्रिकुलर की सेल्स हैं वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं उसको प्रेशराइजली, उसको फोर्सफुली इजेक्ट करने के लिए। सो इसको बोला है हमने सिस्टमिक वेंट्रिकुलर रेजिस्टेंस। दिस फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज इन सी एच एफ विच लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। मीन्स कि जो सी एच एफ है उसकी कंडीशन में क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और जो कार्डियक आउटपुट का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। एंड दिस सेट्स द पॉसिबिलिटी फॉर द यूज ऑफ ड्रग्स दैट डिक्रीज और रिड्यूस आर्ट्रियल टोन इन सी एच एफ। मीन्स कि ये जो है, जो पॉसिबिलिटी है ड्रग्स की जिससे वो ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। मीन्स कि हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो जो आर्ट्रियल टोन है उसे रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा सीएचएफ में। मीन्स कि क्या समझे हम, कि हमने कहा सीएचएफ के लिए दो फेजेस हैं, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। प्री लोड वो कंडीशन है जिसमें हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी फिलिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, और दूसरी है आफ्टर लोड जिसमें जो हार्ट है उसके वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से पंप नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो जब आफ्टर लोड की कंडीशन है तो हम ऐसी ड्रग्स उसके अंदर यूज़ करेंगे जो कि क्या करेंगे, उस आर्ट्रियल टोन को रिड्यूस करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे, ताकि एक रिदम मेंटेन हो आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच में, जिससे कि जो ब्लड है वो प्रॉपरली पंप हो पाए। तो दिस इज द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक फिजियोलॉजी। एंड देन हमारा थर्ड जो फैक्टर है वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इन पेशेंट्स विथ क्रॉनिक लो output failure, there is reduction in the intrinsic contractility of myocardium, resulting in reduction in pump performance and possibility of inotropic drug। Means कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी में क्या हो रहा है कि जो क्रॉनिक मसल्स हैं उनमें जो कार्डियक आउटपुट है वो लो हो जाता है, लो कार्डियक आउटपुट फेलियर हो रहा है बेसिकली इसमें। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जो इंट्रेंसिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है मायोकार्डियम की वो रिड्यूस होने की वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो पंपिंग परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या देंगे, आइनोट्रोपिक ड्रग्स देंगे। आइनोट्रोपिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो हार्ट है उसकी जो सेल्स हैं उनकी इंट्रेंसिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो गई है। इसकी वजह से जो आउटपुट है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, और जो पंपिंग परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो गई है। तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो नहीं इजेक्ट हो पाएगा। तो इस कंडीशन को बोला है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है हार्ट की। तो इसके लिए हम क्या देंगे, आइनोट्रोपिक्स ड्रग देंगे जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। फोर्थ जो फैक्टर है वो है हार्ट रेट। सो इट इज़ द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ हार्ट रेट। तो अगर हम इसे समझे तो कार्डियक आउटपुट दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, पहला स्ट्रोक वॉल्यूम पे और दूसरा हार्ट रेट पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हार्ट रेट जो है वो एक मेजर डिटरमिनेंट है कार्डियक आउटपुट के लिए। द हार्ट रेट इंक्रीजेज एज स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेज। जब स्टॉक वॉल्यूम कम हो जाता है ना तब हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन होगा।
क्योंकि हमने कहा कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्टॉक वॉल्यूम मल्टीप्लाई विथ हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए जब भी स्टॉक वॉल्यूम कम होगा, तब तक हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमने क्या समझा अभी तक, अगर मैं उसको सम अप करूं तो हमने स्टार्ट किया ड्रग्स यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें हमने सबसे पहले ये समझा कि CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। देन हमने समझा कि CHF के सिम्टम्स क्या हैं और उनको क्लासिफाई किया है उसके सिम्टम्स के बिहाफ पे। देन हमने हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी को समझा कि हमारा हार्ट फंक्शन कैसे करता है, किस तरीके से उसकी पंपिंग मैकेनिज्म है। और फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने 4 फैक्टर्स को यहाँ स्टडी किया है: प्रीलोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और हार्ट रेट, जो डिटरमाइन करेंगे किसको, हार्ट की पैथोफिजियोलॉजी को। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम उन ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो कि बेसिकली CHF के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।